नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट। और हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा की। जैसे कि आपको पता ही है, हमारी जब जो सीरीज़ चल रही है वो कला वाली सीरीज़ चल रही है। और कला वाली सीरीज़ में हमने आपको पहले वीडियो में आपको पेपर का पैटर्न बता दिया था। दूसरी जो वीडियो थी उसमें हमने आपको प्राकृतिक दृश्य के चित्रण में जितने क्वेश्चन बनते थे आपके, जो आपके 10 विकल्प आएंगे उसमें से बता दिया। तीसरी वीडियो में आपको पिछली जो वीडियो थी हमने आलेखन के जो क्वेश्चन वो बता दिए। आज जो है हमारा वो स्मृति चित्रण का है। तो वैसे तो लगभग इसमें 4 पार्ट आएंगे: प्राकृतिक दृश्य चित्रण, आलेखन और प्रावैधिक कला और स्मृति चित्रण। स्मृति चित्रण के जो 10 क्वेश्चन आएंगे ये तो आपको कंपलसरी करने हैं, लेकिन शुरू के जो 3 पार्ट आएंगे उनमें से आपको कोई एक पार्ट करना है जिसके 10 क्वेश्चन आपको पूरे करने हैं। वो आप तीनों में से कोई भी छांट करके कर लेना। हमने इसमें से आपको दो पार्ट करा दिए, प्राकृतिक दृश्य चित्रण और दूसरा आलेखन। आप उनमें से भी आपको केवल एक ही करना है वहाँ। हमने तो ये करा दिए दोनों के दोनों, ताकि बच्चे चाहे प्राकृतिक दृश्य चित्रण वाले के 10 क्वेश्चन कर लें या आलेखन वाले कर लें। लेकिन जो भाग ख जो आएगा खंड क का भाग ए का, तो इसमें ये आपको कंपलसरी करना ही है। यानी कि 10 क्वेश्चन आप उधर से करना और 10 आपको इधर से करना है। इसीलिए आपको 20 क्वेश्चन के जो विकल्प वहाँ आएंगे वो आपको सोल्व करने हैं। तो बस ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं अपनी वीडियो पर और शुरू करते हैं अपने धुआंधार क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो है प्रश्न नंबर 1। स्मृति के आधार पर किसी एक अनुभूति वस्तु को चित्रित करना क्या कहलाता है? तो आलेखन के अलावा या स्मृति चित्रण के अलावा या प्राकृतिक चित्रण के अलावा या प्राकृतिक दृश्य चित्रण के अलावा। देखो, अगर स्मृति के आधार पर किसी चित्र को अगर हम बना रहे हैं तो स्मृति चित्रण ही कहलाएगा। प्रश्न नंबर 1 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। और स्मृति चित्रण होते किस तरीके के हैं, थोड़ा सा वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। किस तरीके के स्मृति चित्रण होते हैं जो केवल पेंसिल से बनाए जाते हैं और आप अपने उसमें दिखाते हैं, जो भी दर्शाए जाते हैं, जिसमें कलर वगैरह आपको नहीं करना होता है, बस केवल पेंसिल से बनाने हैं और करने हैं। तो मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ किस तरीके के होते हैं। जैसे ये आपको दिख रहे होंगे स्लाइड पर। जैसे मान लो ये चकोतरा है, सलजम है और तोता है, 2 आम पत्तियों सहित है, आलू है, खरगोश है और भी बहुत सारे हैं। ये देख लो आप, इस तरीके का चित्रण होता है स्मृति चित्रण। केवल आपको पेंसिल से ही भरना है और पेंसिल से ही इसको डिज़ाइन करना है। और भी बहुत सारे हैं, ये देख लो आप। चलो पहले मैं एक साइड के दिखा देता हूँ आप लोगों को ताकि अच्छा सा लगे। ये सब स्मृति चित्रण है जो आपको केवल पेंसिल से ड्रॉ करना है आपके पेपर में। ये सब दिखा दे रहे हैं ताकि बच्चों को थोड़ा सा पता लग जा। क्वेश्चन तो हम करेंगे, बस यही है, आगे प्रश्न पत्र दिखा दिया। ठीक है, चलते हैं हम अपने प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, स्मृति चित्रण के अंतर्गत चित्र कम से कम कितना बड़ा होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि जो स्मृति चित्रण का हम जो चित्र बना रहे हैं, चाहे वो आम का जोड़ा बना रहे हों या सेब बना रहे हों या सराई बना रहे हों या घड़ा बना रहे हों या गिलास बना रहे हों या किताब, कुछ भी चीज़ें बना रहे हों, वो कम से कम 12 सेंटीमीटर का हो या 13 सेंटीमीटर का हो या 14 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर। तो देखो, कम से कम वो 15 सेंटीमीटर का यानी कि 15 सेमी का होना चाहिए, इससे कम ना हो। यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, चित्रण के प्रभाव एवं आकर्षक बनाने के लिए किसकी अभिव्यक्ति आवश्यक होती है? जो चित्र को हम प्रभावी बनावे और जो देखने में बहुत आकर्षक लगे, अच्छा लगे, तो किसकी अभिव्यक्ति आवश्यक होती है? केवल छाया की? केवल छाया की तो केवल लगा दिया, कंडीशन दे दी, तो ये नहीं हो सकता। केवल प्रकाश की तो ये भी नहीं हो सकता, कंडीशन दे दी। तो छाया एवं प्रकाश दोनों की हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, छाया भी उसमें पड़नी चाहिए और उसके पास प्रकाश भी होना चाहिए। तो यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक ध्यान रखना, अगर किसी विकल्प में कंडीशन दे दे, केवल वाली बात कह दे, तो वो कभी भी ऑप्शन आपका सही नहीं होता, ये ध्यान रखना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, चित्रण में छाया एवं प्रकाश की अभिव्यक्ति के लिए कितने नंबर की पेंसिल का प्रयोग होता है? देखो, जब चित्रण हम बनाते हैं, चित्र जो बनाते हैं पेंसिल की सहायता से, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि किस पेंसिल का प्रयोग हम उसमें करते हैं। वही चीज़ मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो 2B पेंसिल या HB पेंसिल या 2HB या 3HB। तो देखो, चित्रण की छाया बनाने के लिए मैं 2B पेंसिल का प्रयोग करते हैं, तो कि थोड़ी सी मोटी होती है, इससे जो उसका शेडो होता है, उसकी जो छाया बनाते हैं हम, वो थोड़ी अच्छी तरीके से बन जाती है। और जब हम शुरू में ड्रा करते हैं चित्र को, तो वहाँ पे केवल हमें H पेंसिल की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो थोड़ा हल्का हल्का लिखती है, जिससे कि हमें मिटाने में आसानी हो जाए अगर गलत हो जाए तो। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5,
जैसे जैसे वस्तुओं की दृष्टि से दूर होती हैं वे छोटी धुंधली और आपस में मिलती हुई सी दिखाई पड़ती हैं। यह किसका कारण है? देखो, जब भी देखा होगा तुमने, जब कोई वस्तुएं हमसे दूर होती हैं तो वो छोटी भी होती चली जाती हैं और धुंधली भी होती चली जाती है और ऐसा लगता है जैसे आपस में मिल गई हूँ। तो इस ऐसी दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं को यह किसका कारण होता है? तो नेत्रज्य का, मरीचिका का, नेत्र रोग का, या ये सभी? तो देखो, नेत्रज्या का ही यह कारण होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या। चलते हैं अगले पेज पर, अगला पेज और अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। नेत्रज्य के कारण वृत्त को कैसा बनाया जाता है? तो देखो, जो एक वृत्त होता है वो नेत्रज्य का कारण कैसे बनाया जाता है? क्या अर्धवृत्त बनाया जाता है यानी आधा वृत्त, या ख दीर्घ वृत्त यानी कि बड़ा वृत्त, या ग प्रलवृत्त प्रलवय, या घ अंडाकार? तो देखो, जब नेत्रज्य के कारण हम क्या करते हैं, उस वृत्त को हम हमेशा बड़ा बनाते हैं यानी दीर्घ बनाते हैं। तो हमारा यही ऑप्शन ख राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 7। पेंसिल की नोक को बारीक बनाने के लिए कितने नंबर का रेगमाल प्रयोग करना चाहिए? ठीक है, तो देखो, जब हम पेंसिल की जो नोक होती है आगे की, जो उसका लैंड होता है, उसे हम बिल्कुल बारीक बनाने के लिए तो कितने नंबर का जो रेगमाल हमें यूज करना चाहिए? तो क 0 नंबर, या ख 1 नंबर, या ग 2 नंबर, या घ 3 नंबर? तो देखो, पेंसिल को जितना बारीक करेंगे तो कम से कम हमें 0 नंबर का ही रेगमाल चाहिए। तो हमारा क ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ज़्यादा समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना, सीधा अपने पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, अपने पॉइंट पे बस वो चीज़ समझानी और बस बढ़ जाओ आगे। और आपको भी बस इतना ही करना है, आप अच्छे से अपना देखना है, पढ़ना है, समझना है। उसके बाद जिस दिन आपको कॉपी पेपर मिलेगा तुरंत उसको क्वेश्चन को पढ़ना है, समझ कर तुरंत लगा देना है, आगे बढ़ जाना है, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। चलते हैं इस प्रश्न पे, देखते हैं क्या है। रेखाएं खींचते समय पेंसिल को किस तरह पकड़ते हैं? तो देखो, जब हम रेखाएं खींचते हैं तो पेंसिल को कैसे पकड़ते हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अब पकड़ रहे हैं। इस तरीके की पेंसिल को कहते क्या है? छड़ी की। तो छड़ी कैसे पकड़ते हैं? छड़ी ऐसे पकड़ते हैं, तो ऐसे तो पेंसिल नहीं पकड़ेंगे, बिल्कुल नहीं पकड़ेंगे। छाता, छाते को ऐसे पकड़ते हैं नीचे की तरफ से, पेन ऊपर की तरफ छाता रहता है, तो इसे भी नहीं पकड़ेंगे। लकड़ी की तरह, लकड़ी को बीच में से पकड़ते हैं, आधी ऊपर आधी नीचे, तो इसे भी नहीं पकड़ेंगे। तो पेन की तरह, यानी कि जैसे पेन पकड़ते हैं, तो पेन कैसे पकड़े हैं? जैसे मैंने पकड़ा हुआ है, यानी पूरा का पूरा ऊपर और थोड़ा सा नीचे, बिल्कुल ऐसे ही पकड़ना है। ऐसे ही हमें उसको ड्रॉ करना है, थोड़ा सा उसको टेपर में रखकर, तिरछा रख करके, क्योंकि सीधा खड़ा तो चला नहीं सकते, चल नहीं पाएगा। तो बिल्कुल जैसे पेन से हम लिखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही पकड़ना है उस पेंसिल को, और तब आपको कोई भी चित्र ड्रॉ करना है, नहीं उसको उकेरना है अपनी कॉपी पर। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 9। शेड देते समय पेंसिल को रखते हैं, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन पर मैं जोर दिया करूँ उसे थोड़ा ध्यान से देखा करो। तो यह है कि क क्षैतिज, या ख लंबवत, या ग क और ख दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जब हम शेड बनाते हैं, शेड का मतलब होता है, जैसे मान लो हमने कोई एक चित्र बनाया, शेड का मतलब होता है कि जब हम उसकी थोड़ी सी शेडो करते हैं, ऐसे परछाई जो करते हैं, ऐसे बनाते हैं ना परछाई, बिल्कुल वैसे ही। तो उसमें क्या होता है, उसी कंडीशन में हम शेड देते समय पेंसिल को रखते हैं क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब थोड़ा सा ऐसा मिलता हुआ सा, ताकि हल्की हल्की टच होते हुए में बनती चली जाए, बस। तो यही राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्षैतिज। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर है हमारा क्या, प्रश्न नंबर 10। रेखाओं को खींचना चाहिए, बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कुछ बच्चे लेफ्ट हैंड होंगे यानी बाएं हाथ से काम करते होंगे, लेकिन उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और जो ज़्यादातर बच्चे तो राइट हैंड ही होते हैं, दाएं हाथ से काम करते हैं, उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। तो जब हम कोई भी रेखा खींचते हैं ना, बस ऐसे ही समझ लो कि रेखा अगर हम खींचते हैं तो क्या बाएं से दाएं की ओर, या दाएं से बाएं की ओर, या नीचे से ऊपर की ओर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, सही ऑप्शन जो हो जाएगा, हम जब भी रेखा खींचते हैं तो बाएं से दाएं की तरफ खींचते हैं। लिखते कैसे हैं उसका भी ध्यान रखना। तो ये हमारा बायां है और ये हमारा दायां है। तो जब भी हम कोई चित्र बनाते हैं तो हमेशा हमें रेखा इधर से ही खींचनी चाहिए, यानी ये बायां है और ये दायां, इधर से ही खींचना है, ठीक है। तो इधर से इधर को नहीं खींचना, ये गलत हो जाएगा, दाएं से बाएं की ओर, या फिर नीचे से ऊपर की ओर, तो इधर को भी नहीं खींचना, ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा, कि बाएं से दाएं की ओर, ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो इधर से इधर को ही खींचना, जब भी कोई ड्रा करा हम इधर से ही खींचे, ऐसे ही बना हुआ है, बाद में मिलाते चले जाएं उनको। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बाएं से दाएं की ओर। ऐसा समझा दिया तो बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसी बात नहीं है। चलते हैं, वैसे तो आप बहुत ब्रिलियंट हो, मुझे पता है, बस आपको थोड़ी सी ज़रूरत है मार्गदर्शन की, वो हम पूरी तरह से कर ही रहे हैं। और आपके टीचर आपको स्कूलों में मार्गदर्शन करते हैं, जो कमी समी रह गई वो हम पूरी कर देंगे। तो आप अच्छे से
नंबर लेकर के अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। चलते हैं अगले प्रश्न और प्रश्न नंबर 11। बर्तनों के मुंह अथवा तली आदि को बनाने के लिए कौन सा आकार बनाते हैं? तो कोई बर्तन है, उसका मुंह, मान लो ये बर्तन है आपका, ये एक बर्तन है, मान लो गिलास ही ले लेते हैं, इसका मुंह या इसकी तली, ठीक है, मान लो ये गिलास था, इनने मुंह और तली इसकी बना के दिखा दी, तो कौन सा आकार देते हैं? एक वृत्त आकार देते हैं, अर्धवृत्त देते हैं, दीर्घ वृत्त देते हैं, वर्ग देते हैं। तो देखो हमेशा हमें दीर्घ वृत्त देते हैं, ठीक है। मान लो अगर हम एक देगची भी बना रहे हैं, पतीली ऐसे बना दी, तो हम हमेशा इसका क्या करेंगे, ऐसे, मतलब दीर्घ वृत्त, इस लाइन से थोड़ा बड़ा वृत्त, या इसके ऊपर के कन्ने बनाएंगे तो इसको भी हम ऐसे बनाएंगे। तो इसका मतलब कि दीर्घ वृत्त यानी कि बड़ा वृत्त, वृत्त मतलब गोला, घेरा, ठीक है, वही होता है दीर्घ मतलब बड़ा। समझ में आ गई होगा अच्छे से? ओके, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर और अगले पेज पर, पेज नंबर 3, 12 प्रश्न। चित्र बनाते समय हम दूर स्थित वस्तु का चित्रण करते हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं, क बड़ा तथा स्पष्ट, ख छोटा तथा अस्पष्ट, ग छोटा तथा स्पष्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो इनमें थोड़ा सा पहले समझने वाली बात, अगर आपने समझ लिया तो आपको ऑप्शन ऐसे ही याद हो जाएगा। मान लो देखो क्वेश्चन को पढ़ो पहले। चित्र बनाते समय हम दूर स्थित, मतलब कोई चित्र बना रहे हैं, उसमें कोई दूर स्थित वस्तु का चित्रण बना रहे हैं। मान लो एक हमारा ये पूरा का पूरा डायग्राम है, इसमें कहीं दूर की चीजें दिखानी है हमने कि भाई वहां कोई पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर कोई पेड़ है, तो दूर की कोई चीजें दर्शानी है। तो या आकाश में पक्षी दर्शाने हैं और उनमें भी पीछे वाले पक्षी को दिखाना है, तो वो किस तरीके से दर्शाता है? तो बड़ा तथा स्पष्ट, बिल्कुल नहीं, बड़ा और स्पष्ट तो सामने वाला होगा जो बिल्कुल नजदीक होगा। छोटा तथा अस्पष्ट, तो दूर की चीजों को हम हमेशा छोटा दिखाएंगे और धुंधली दिखाएंगे, नहीं स्पष्ट जो दिखाई ना दे रहा हो, बस लगता हो कि हाँ ये कोई चित्र है लेकिन है कहीं का, ये भी क्लियर पता ना रहा हो। तो हमारा यही ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ख, यानी छोटा तथा अस्पष्ट। और जो नजदीक की चीजें हैं उन्हें बड़ा दिखाएंगे और स्पष्ट दिखाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 13। घनाकार वस्तु में कितने फलक होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक घन है, तो घन आकार में पूछ रहा है कि कितने फलक होते हैं। तो क 2 या ख 4, अधिकतर बच्चे 4 लगाएंगे लेकिन 4 नहीं होते हैं, ख 6 या ग 8। तो देखो फलक उसमें होते हैं 6, याद रखना ऐसी कि घनाकार वस्तु में जो फलक होते हैं वो 6 होते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 14। निम्न में से घनाकार वस्तु का उदाहरण है। अब ये भी देख लो कि घनाकार वस्तु कैसी होती है। क संदूक, या ख पुस्तक, या ग कनस्तर, या ये सभी। तो देखो ये जो तीनों चीजें दिखाई, ये तीनों ही घनाकार है। घनाकार का मतलब होता है जिसके चारों खाने एक जैसे हों। जैसे संदूक, संदूक आपने देखा होगा जिसमें सामान वगैरह रखते हैं, तो संदूक भी क्या होता है, घनाकार होता है। पुस्तक, पुस्तक के भी चारों खाने एक जैसे होते हैं। और ग कनस्तर, कनस्तर भी आपने देखा होगा, उसके भी 4 खाने होते हैं। तो इसका मतलब हमारा ये सभी, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी। और घनाकार वस्तु का भी आपको पता लगा होगा, तो कैसी कैसी होती है, संदूक, पुस्तक, कनस्तर, ठीक है, ये सब क्या है, घनाकार हैं। तो इसका मतलब, और इसमें ये पूछा था पिछले वाले में कि फलक कितने होते हैं, तो 6 फलक होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर है 15। गोल और बेलन आकार, ध्यान से सुनना प्रश्न को, गोल और बेलन आकार वस्तु बनाने के लिए उसकी विभिन्न स्थानों पर ऊंचाइयों और चौड़ाइयों का ज्ञात कर लेना चाहिए। तो ऊंचाइयों और चौड़ाइयों का क्या ज्ञात कर लेना चाहिए, गोल और बेलन आकार, ठीक है। गोल तो आपको पता ही है, जैसे बॉल हो गई, वो भी क्या है, गोल है, ठीक है। ग्लोब हो गया पृथ्वी का, वो भी क्या है, गोल है, ठीक है। तो ये सब चीजें गोल। और बेलन आकार कैसी होती हैं, तुमने देखा होगा बेलन, जिससे रोटी बनाते हैं ना, बेलन, या पेन को ले लो आप, पेन भी एक क्या है, बेलन आकार है। तो इनकी ऊंचाइयां और लंबाइयां ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम? सबसे पहले क्या चीज का पता होना चाहिए, क अनुपात का, ख परिमाप का, परिमाप तो हमें पता ही नहीं होगा, ग क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल तो हमें पता ही नहीं, जब हमें इसको ही नहीं पता, इनमें से कोई नहीं। तो देखो सबसे पहले हमें इसका अनुपात का पता होना चाहिए कि ये लंबाई में कितने अनुपात है, और चौड़ाई में कितने अनुपात है, और गोलाई में कितने अनुपात है, ठीक है। तो जब अनुपात का पता होगा तभी हम इसका परिमाप भी निकाल पाएंगे और क्षेत्रफल भी तभी निकाल पाएंगे। तो हमें इसका मतलब हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है क। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगर बच्चों थोड़ा यह लग रहा होगा सर थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, तो आप वीडियो को थोड़ा रोक रोक करके देख सकते हो, लेकिन आपको हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान आपको दे पाए। और वैसे भी कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं है, सीधा आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन समझना है और बस हो गया काम। 1-2 बार वीडियो देखने में आपको याद हो जाएगा।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 16, फल व सब्जियों का चित्रण करने के लिए उसकी मोटाई को ध्यान में रखते हुए एक खींचते हैं। तो उनकी मोटाई को ध्यान में रखते हुए क्या खींचते हैं? कै वर्ग खींचते हैं, या कै व्रत खींचते हैं, या कै आयत खींचते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो फल भी ज़्यादातर गोल होते हैं, सब्जी भी ज़्यादातर गोल होती है, तो गोल क्या होगी यानी व्रत। तो सबसे पहले हम एक व्रत खींचेंगे। मान लो अगर हमें बैंगन की सब्जी बनानी, सब्जी नहीं बनानी, मतलब बैंगन का चित्र बनाना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले एक व्रत बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, फिर उसमें एक ऐसे निकाल लेंगे और ऐसे बना करके ऐसे बना देंगे। तो सबसे पहले हमने व्रत ही बनाया। या फिर फल में आपको सेब बनाना है, तब भी उसका एक व्रत बनाएंगे, इस तरीके से ऐसा बना के व्रत बनाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि आप सबसे पहले इसमें वर्ग नहीं बनाने, वर्ग होता है चौकोर, आयत होता है लंबा, एक तरह से आमने सामने की लंबाई जो है उसकी और चौड़ाई सेम होती है। तो व्रत मतलब एक घेरा यानी गोल, गोला, ठीक है। तो हम इसमें से क्या करेंगे? फल और सब्जियों के चित्र बनाने के लिए सबसे पहले उसका व्रत बनाएंगे। तो यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ख। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 17, चित्र में प्रकाश व छाया का प्रयोग करने से उसमें किसका समावेश होता है? ठीक है, जब हमने कोई चित्र बनाया पेंसिल की सहायता से, तो उसमें उसकी छाया यानी शैडो दे देंगे, ठीक है, और उसमें प्रकाश दिखा देंगे, तो उसमें जो है किस चीज़ का समावेश होगा? तो पूर्णता का बिल्कुल नहीं, मौलिकता जी नहीं, सुंदरता नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखो अगर ऐसा करेंगे हम तो वो उसमें सुंदरता आ जाएगी। अभी मैं तुम्हें चित्र भी दिखा देता हूँ, यहीं पे रखा हुआ है, तो ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि ये है क्या चीज़ और क्या सर जी बता रहे हैं। तो थोड़ा सा फिर अच्छा सा भी लगेगा कि हाँ सर जी ने जो बताया वो समझ में आ गया कि शैडो या छाया क्या होती है। उसी चीज़ के बारे में मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। और बस बीच बीच में एक ही चीज़ कहते हैं हम, जो हर एक यूट्यूबर कहता है कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर सकता है। आगे देखते हैं, ठीक है, शैडो के बारे में थोड़ा सा अच्छा भी लगे, आप लोगों को समझ में आ जा। ऐसा ही चित्र लाऊंगा निकाल के जिससे कि थोड़ा सा पता लग जाए, ठीक है। तो देखो शैडो है इस तरीके की, जैसे तुम्हें यहाँ स्क्रीन पर आपकी दिख रहे होंगे चित्र। तो देखो जैसा ये हज़ारा है तो इसके पीछे यहाँ थोड़ा सा ऐसे ये इसकी शैडो दिखाई दे रही है, प्रकाश छाया। या जैसे ये घड़ा रखा हुआ है, इसकी थोड़ी सी शैडो दिखाई दे रही है, या पतीली रखी हुई है इसकी शैडो दिखाई दे रही है, या बाल्टी रखी हुई है ये इसकी शैडो रखी हुई है, या केतली रखी है इसकी शैडो। तो यही होती है इसकी छाया या शैडो, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये तो हो गया सुंदरता बढ़ाने के लिए, इससे थोड़ा सुंदर दिखाई देता है। अगला प्रश्न है हमारा 18, चित्र में प्रकाश दर्शाने के लिए किस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करते हैं? तो देखो जब हम किसी चित्र में प्रकाश को दर्शाते हैं तो कै पतली या ख मोटी या ग मध्यम या इनमें से कोई नहीं। तो देखो चित्र पर प्रकाश दर्शाने के लिए हम हमेशा पतली रेखाओं का प्रयोग करते हैं, यानी हल्की हल्की सी शेड करते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कै। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, चित्र में छाया दिखाने के लिए किस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करते हैं? तो देखो अगर छाया दिखा रहे, प्रकाश दिखा रहे तो पतली रेखाएं, और छाया अगर दिखा रहे तो मोटी रेखाएं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा मोटी। पतली मध्यम इनमें से कोई नहीं तो मोटी वाली। फिर से सुन लो, अगर चित्र में प्रकाश दिखा रहे तो पतली रेखाओं का प्रयोग करेंगे, और चित्र में अगर छाया दिखा रहे, शैडो दिखा रहे तो मोटी रेखाओं का प्रयोग करेंगे। और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 20/20 मैच भी होते हैं। चित्र में शैड का आरंभ किस पेंसिल से करना चाहिए? जो चित्र की हम शैडो बनाते हैं उसकी जो छाया प्रतिलिपि बनाते हैं, जैसे छाया उसकी होती है पीछे की तरफ शैड दिखाई देती है, तो किस पेंसिल से बनाते हैं? तो 2B जी नहीं, बहुत मोटी हो जाएगी। HB हो सकता है, 2HB तो और भी ज़्यादा मोटी हो जाएगी, 3HB और भी ज़्यादा मोटी हो जाएगी। तो देखो हम HB पेंसिल से ही, यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, उसकी शैडो करते हैं जिससे कि थोड़ा हल्का हल्का सा वो दिखाई दे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और ये क्वेश्चन आपका हो गया है ख़त्म। और मैं एक बार फिर से आपको दोहरा देता हूँ कि हमारे 4 पार्ट आएंगे विकल्प में, वहाँ पे पेपर के अंदर 10-10 नंबर के 4 पार्ट होंगे। तो 4 पार्ट में तो शुरू के 3 में से तो आपको 1 पार्ट करना है, ठीक है। तो मैंने उनमें 2 पार्ट आपको करा दिए, प्रवैधिक कला वाला मैंने छोड़ दिया। तो आपको केवल ये तो स्मृति चित्रण में जो भी आपका हो गया, तीसरा नंबर जो आएगा ख जो उसका ऑप्शन होगा उसमें से आएंगे आपके स्मृति चित्रण के। ये आपको कंपलसरी करने होंगे 10 क्वेश्चन।
तो शुरू के 30 में से आपको 10 करने हैं और बाद के 10 में से आपको 10 करने हैं। तो लगभग मैंने उसमें तो 2 हिस्से करा दिया, 2 वीडियो डाल दी 2 पार्ट की। तो दोनों कर लेना, जो भी आपको अच्छा लगा उसके एक पार्ट उठा करके आप कर देना। और इस वाले पार्ट की आपको यही करनी है, स्मृति चित्रण वाला। तो बस कला का आपका ये समझ लो कि आपकी वीडियो हो गई है कंप्लीट। तो जिन बच्चों के पास में इनके पास लिखित रूप में नहीं हो, बस ड्राइंग वगैरह तो सभी बच्चे करते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन है वो शायद बहुत ही कम टीचर्स करा पाते हैं, बच्चों से क्लास छूट जाती है तो पूरा नहीं हो पाता। तो हमने फिर भी 1-2-3 वीडियो में ही आपका कंप्लीट करा दिया। आप अच्छे से इसको वॉच करना, देखना। और बस अंत में इतना ही बच्चों के लिए कि जो हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और जो कुछ दिन पहले 1-2 वीडियो ही देख पाए हैं तो हमने प्ले लिस्ट बना रखी है, इसमें हिंदी की लगभग सारी वीडियो जितनी भी आपका कोर्स में 20-20 नंबर के विकल्प आएंगे, कंटेंट उसमें से आएगा, वो सब डाल दिया। मैथ की वीडियो चली रही हैं और कला की आपकी समाप्त हो गई। अब जल्दी हम उसमें आपकी इंग्लिश की और सामाजिक विज्ञान और आपका विज्ञान और छात्राओं के लिए गृह विज्ञान, इन सब की भी वीडियो हम जल्दी उसमें डाल देंगे। बस आप लोगों को थोड़ी तैयार करनी है, जितना भी आपका विकल्प का मटेरियल है हर एक सब्जेक्ट का, वो हम सब आपका कंप्लीट करा देंगे। और भगवान से ये आशा करते हैं कि आप लोगों का इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि हमने 1 नहीं 2-3 किताबों से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन्हीं का निचोड़ कर करके निकाल कर रखा है। तो बस एक बार फिर से मैं ये कहूँगा कि जोश के साथ बच्चे लग जाओ पूरा एकदम। बस 1 महीना बीच में है, पूरी मेहनत से आप लग जाओ। और बस अंत में इतना ही कि सभी बच्चे खुश रहें और बच्चों के परिवार वाले खुश रहें। बच्चों को आशीर्वाद और घर वालों को प्रणाम। और लास्ट में बस इतना ही कि आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। धन्यवाद।